हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ उमा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। तो इसमें फर्स्ट है गर्भकालीन अवस्था यानी कि प्रीनेटल स्टेज। तो ये जो स्टेज होती है ये 9 माह से 9 माह या तो आप 9 माह बोल सकते हैं या 40 सप्ताह या 280 दिन। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जर्मिनल पीरियड, दूसरा है एम्ब्रॉयनिक पीरियड और तीसरा है फीटस पीरियड। तो जो जर्मिनल पीरियड है इसको हिंदी में बीजावस्था भी बोलते हैं। ठीक है, या पिंडावस्था भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये जो जर्मिनल फिर इसके बाद है एम्ब्रॉयनिक पीरियड, तो इसको भ्रूणावस्था बोलते हैं हिंदी में। और थर्ड होती है फीटस पीरियड यानी कि गर्भस्थ शिशु अवस्था बोलते हैं इसको हिंदी में। देखिए 3 भाग पढ़ लिए। तो पहला है जर्मिनल पीरियड। ठीक है, जर्मिनल पीरियड में ये जो होता है गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह तक की स्टेज होती है। ये जो यहाँ पे क्या होता है, शुरुआत में फर्टिलाइजेशन होता है, जो स्पर्म होता है और ओबम होता है उसका फर्टिलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। फिर एम्ब्रॉयनिक पीरियड है, ये 3 सप्ताह से लेकर के दूसरे माह तक ये अवधि होती है। इसमें क्या होता है, मानव शरीर के जितने भी अंग होते हैं सभी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, फिर फीटस पीरियड अवस्था यानी कि इस 3 माह से जन्म तक यानी कि 9 माह तक की अवस्था, इसमें फिर बहुत तेज़ गति से विकास होता है। तो इसमें जनरली इनके नाम भी बस याद रखना है आपको, और ज़्यादा कुछ इसमें से ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी। तो जो शैशवावस्था है उसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी पीरियड। और ये जन्म से लेकर के यानी कि बर्थ से लेकर के 2 साल की जो अवधि होती है उसे इन्फेंसी पीरियड में रखा जाता है। तो जो बैलेंटाइन नाम के साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सब शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। ठीक है, सीखने का आदर्श काल किसने बोला है, बैलेंटाइन ने शैशवावस्था को बोला है। फिर फ्राइड ने बोला है, फ्राइड ने क्या बोला है, बालक को जो कुछ बनना है, मतलब यानी कि बालक जो कुछ भी उसको बनना है उसका प्रारंभ में 4-5 वर्षों में वो बन जाता है, ये ऐसा फ्राइड ने बोला है। फिर एडलर, तो एडलर ने क्या बोला है कि बालक के जन्म के समय कुछ माह बाद ही, मतलब जैसे बालक का जन्म होता है उससे कुछ मंथ बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। ठीक है, एडलर ने क्या बोला है कि बालक के जैसे जन्म होता है उसके कुछ ही महीनों बाद आप ये निश्चित कर सकते हैं कि उसकी लाइफ में उसकी क्या पोजीशन है, ये एडलर ने बोला है। ठीक है, शैशवावस्था की कुछ ये विशेषताएं दी हुई हैं, आपको ये याद रखना है क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शैशवावस्था की विशेषता, विकास में तीव्रता। ये जो स्टेज है डेवलपमेंट की, इसमें विकास बहुत तीव्र गति से होता है, रैपिडली होता है। ठीक है, और दूसरा आ जाता है इसमें वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसमें इस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये जीन पियाजे ने ये कंसेप्ट दिया है। इसके अनुसार अब बच्चे के सामने से यदि कोई चीज़ हटा भी लेते हैं तो उसकी माइंड में इमेज रहती है, उसे पता रहता है कि हाँ ये वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु एग्जिस्ट करती है यानी कि मौजूद है। तो ये वस्तु स्थायित्व यानी कि जैसे पहले ता करते थे ना बच्चे से, छोटे बच्चे से ता, तो उसकी माँ जैसे चली जाती थी फिर वापस आती तो वो हंसने लगता था। लेकिन अब उसमें वस्तु स्थायित्व का 7-8 महीने में गुण आ जाता है, जिससे उसके दिमाग में वो मेमोरी बनने लगती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सीखने में तीव्रता। ठीक है, सीखने में तीव्रता यानी कि बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, कि कोई भी चीज़ को वो बहुत जल्दी सीख लेता है। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं दूसरों पर निर्भरता। तो ये बच्चा जो रहता है शैशवावस्था में वो दूसरों पर डिपेंड रहता है, खाने पीने के लिए, अपने कुछ भी काम के लिए वो दूसरों पर या अपनी माँ पर ही डिपेंड रहता है। तो ये तीसरी विशेषता हो गई कि बच्चे कैसे होते हैं, डिपेंड होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। फिर इसके बाद देखिए अनुकरण द्वारा सीखना।
तो बच्चे इमिटेट करते हैं, जैसे बड़े करते हैं ना, तो बड़ों की नकल करते हैं। बच्चे अनुकरण से सीखते हैं, जैसे जैसे बड़े कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो बच्चे उनको देख करके कॉपी करते हैं। तो ये हो गया अनुकरण द्वारा सीखना, ठीक है। तो जल्दी सीखते हैं, विकास बहुत तीव्र गति से होता है, दूसरों पर अपने हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि ये अपना काम खुद नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे लास्ट स्टेज आती जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, लास्ट स्टेज बाद में ये धीरे धीरे खड़े होना, फिर अपना काम खुद से करना सीखने लगते हैं। फिर अनुकरण द्वारा सीखते हैं, यानी कि दूसरों को कॉपी करते हैं। कल्पना की सजीवता, यानी कि बच्चा कल्पनाएं भी करता है, छोटा शिशु जो होता है उसमें कल्पनाएं भी करता है। वो आत्म प्रेम की भावना, तो आत्म प्रेम मतलब खुद से ही प्रेम। बच्चे को सिर्फ अपना वह खुद से प्रेम करता है, खुद की वस्तुओं से प्रेम करता है। यदि आप उससे कोई वस्तु ले लेंगे, छीन लेंगे, तो वह रोने लगेगा। तो ये से बोलते हैं आत्म प्रेम की भावना। फिर है नैतिकता का अभाव। बच्चों में नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता का मतलब इनमें मॉरलिटी नहीं होती। मॉरलिटी मतलब वो ये नहीं पता होता, सही गलत का उनमें फ़र्क नहीं पता होता है, तो बच्चा नैतिक नहीं होता है, ठीक है। यदि कोई बच्चा कोई दूसरा, कोई माँ के अलावा कोई बाहर का कोई भी घर में आता है गेस्ट, तो उसे देख के ये रोने लगता है, और उसमें सही गलत का उसको अंतर नहीं पता होता है, तो उसमें नैतिकता का अभाव होता है। फिर नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों का पर आधारित व्यवहार। जो छोटा बच्चा होता है उसका जो व्यवहार होता है, यानी कि बिहेवियर होता है, तो छोटा जो बच्चा होता है उसका जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियाँ यानी कि जन्मजात प्रवृत्तियाँ, यानी कि भूख लगने पर रोता है, ठीक है। और यदि कोई उसे कोई अच्छी चीज़, उसके पसंद की चीज़ दिखाता है तो वो हंसने लगता है, थोड़ा खिलाओ तो फिर हंसने लगता है। यानी कि उसका जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो अब उसकी मूल प्रवृत्तियों पे आधारित होती हैं, यानी कि उसे जो जन्म से जो शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं उन्हीं पर उसका जो पूरा व्यवहार होता है उन्हीं पर उसका डिपेंड रहता है। तो इसे इंग्लिश में इंस्टिंक्ट बिहेवियर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं संवेग का प्रदर्शन। मतलब बच्चों के जो संवेग होते हैं, संवेग इमोशंस होते हैं, वो क्षणिक होते हैं। मतलब थोड़ी देर में रोने लगेगा, थोड़ी देर में हंसने भी लगेगा, ठीक है। थोड़ी देर में खेलने लगेगा, फिर रोने लगेगा भूख लगने पर, या फिर डांटने पर, या फिर डर जाता है तो उसके जो संवेग होते हैं वो अस्थिर होते हैं, मतलब क्षणिक होते हैं। थोड़ी देर में रोना, थोड़ी देर में हंसना। तो शिशु के संवेग कैसे होते हैं? क्षणिक होते हैं। अब शैशवावस्था के बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाल्यावस्था की, ठीक है। तो चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड को दो भागों में बांटा गया है। एक होती है अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। लेकिन यदि आपसे सिर्फ और सिर्फ चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था की एज पूछी जाए तो आप लिखना है 2 से 12 या फिर 3 से 12, ठीक है। और अलग अलग पूछी जाएगी तो ये इस प्रकार से मैं आपको बता देती हूँ। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूरे बाल्यावस्था, तो ये 2 से 6 साल तक की जो एज होती है उसको हम रखते हैं अर्ली चाइल्डहुड में। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। तो जो 6 से 12 साल तक की जो एज होती है उसे हम रखते हैं लेटर चाइल्डहुड में, ठीक है। ये एज आपको याद रखनी है क्योंकि ये इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। जो गर्भावस्था अवस्था होती है वो जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, और फिर सेकंड है अपनी शैशवावस्था। तो जो शैशवावस्था होती है वो 0 से यानी कि बर्थ से लेकर के 2 साल तक की अवस्था होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, तो ये 2 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें अर्ली चाइल्डहुड है तो वो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था, और लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था इसमें आ जाती है। अब चलिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम अलग अलग पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, तो इसको प्री चाइल्डहुड भी बोल देते हैं या पूर्व बाल्यावस्था। तो ये होती है 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से भी समझ लेते हैं। देखिए प्री चाइल्डहुड में प्री लगा है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, तो पी से स्टार्ट होता है। प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज, प्रॉब्लमेटिक एज, टॉय एज भी बोल देते हैं इसे, और प्रश्न यानी कि क्वेश्चनिंग एज, ठीक है। तो प्री स्कूल
प्री स्कूल का मतलब होता है स्कूल, प्री का मतलब होता है पहले। तो जो स्कूल से पहले की जो अवस्था होती है वो अर्ली चाइल्डहुड में आती है, यानी कि 2 से 6 साल का जब बच्चा होता है तो जनरली स्कूल जाना नहीं स्टार्ट करता है, वो पढ़ता है लेकिन प्ले स्कूल वगैरह में, आंगनबाड़ियों में या घर में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्री स्कूल एज बोलते हैं। तो इस एज में क्या होता है, बच्चा टीचर से मिलता है और अपने साथियों से, लेकिन ये इसका इम्पैक्ट ना, इस पर टीचर का ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। वो घर में भी आएगा, यदि आप उससे कुछ बोलेंगे, कुछ आप उसको कुछ सिखाएंगे तो वो हमेशा ये बोलेगा, नहीं मेरे टीचर ने ऐसा बोला, मैं तो ऐसे ही करूँगी, नहीं आप गलत बता रहे हो, नहीं वो अपने टीचर को फॉलो करता है। ठीक है, पीयर्स होते हैं उसके, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खेलता उनके साथ, बल्कि वो टीचर का ज़्यादा असर पड़ता है उसका। फिर सेकंड है प्री गैंग एज। तो जो प्री गैंग एज मतलब, गैंग का मतलब होता है समूह बनाते हैं बच्चे, समूह बना करके अपने मित्रों के साथ समूह बनाते फिर उनके साथ खेलते हैं। लेकिन प्री गैंग एज का मतलब होता है समूह बनाने से पहले की अवस्था है ये। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक एज यानी कि समस्या की अवस्था है। इसमें बच्चा नई नई समस्याएं क्रिएट करता रहता है, इसलिए इसे प्रॉब्लमेटिक एज कहते हैं। ठीक, कहीं खिलौने तोड़ेगा, कहीं कुछ करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। फिर नेक्स्ट है टॉय एज। तो इसे टॉय एज इसलिए बोलते हैं, बच्चा खेलता तो है खिलौनों से लेकिन कम खेलता है। ठीक है, इसलिए इसे टॉय एज बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रश्न या क्वेश्चनिंग एज। तो प्रश्न यानी कि ये बच्चा इसमें क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, टीचर से, पेरेंट्स से, सभी से वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि ये ऐसे कैसे है, ये यानी कि जो चंदा मामा है वो ऊपर कैसे है, या फिर कुछ भी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, क्वेश्चनिंग एज। ठीक है, तो प्री चाइल्डहुड को क्या बोलते हैं, क्वेश्चनिंग एज, टॉय एज, प्रॉब्लमेटिक एज, प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सप्लोरेटरी एज। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी यानी कि अन्वेषणात्मक। ठीक है, अगली है एक्सप्लोरेटरी एज, मतलब कुछ ना कुछ वो एक्सप्लोर करता रहता है, नई नई चीज़ें बनाता रहेगा, नया कुछ भी मिट्टी के खिलौने बनाएगा, या फिर अपने ही खिलौने रहते हैं उन्हें तोड़ता उड़ता रहेगा, मतलब एक्सप्लोरेटरी एज कहते हैं इसे। फिर इमिटेटिव एज, पियाजे ने इसे इमिटेटिव एज भी कहा है। इमिटेटिव का मतलब नकल उतारता है, बच्चा बड़ों की नकल उतारता है, दूसरों की नकल करके सीखता है। फिर संवेगात्मक स्थिरता, तो शैशवावस्था में आपने देखा कि संवेग होते हैं लेकिन अस्थिर होते हैं, यानी कि क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर में रोता है फिर हंसने लगता है। ठीक है, तो ये, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी संवेगों में स्थिरता आने लगती है प्री चाइल्डहुड में। ठीक है, फिर बच्चा जिज्ञासु भी होता है, उसे नई नई चीज़ों के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो वो जिज्ञासु होता है। ये भाषा विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है, मतलब इस जो अवस्था में भाषा का विकास बहुत अच्छे रैपिडली होता है। ठीक है, इसलिए ये भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण काल है। ठीक है, नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिक एज। ईगोसेंट्रिक स्पीच, ये जो चीन पियाजे नाम के साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ईगो सेंट्रिक स्पीच के बारे में बताया था कि यानी कि ईगो सेंट्रिक मतलब आत्म केंद्रित। बच्चा खुद से ही बातें करता रहता है। ठीक है, कुछ भी खेलेगा तो वो अपने आप को डायरेक्शन देता रहता है। ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो दूसरों की बात नहीं मानता, बल्कि खुद ही अपने आप से बातें करता रहता है। इसको बोलते हैं ईगो सेंट्रिक। कुछ खिलौनों से भी खेल रहा होगा वो यदि, तो वो खुद ही मतलब उन्हें समझाता रहेगा, या फिर कुछ कर रहा है तो उन्हीं से बातें करता रहेगा। तो ये क्या वो बोलता है, ईगो सेंट्रिक, यानी कि वो दूसरों की बातों को महत्व नहीं देता है, सिर्फ अपने ही आप में खोया रहता है और अपनी बातों को महत्व देता है, इसीलिए बोलते हैं ईगो सेंट्रिक स्पीच। फिर नेक्स्ट है कोल एवं ब्रूस ने इसे बोला है जीवन का अनोखा काल। शैशवावस्था को क्या बोला है, सीखने का आदर्श काल, और प्री चाइल्डहुड को यानी कि पूर्व बाल्यावस्था को बोला जाता है जीवन का अनोखा काल। क्यूरियोसिटी एज मतलब जिज्ञासु होता है बच्चा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लेटर या फिर पोस्ट चाइल्डहुड, यानी कि 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, तो इसे एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं, यानी कि अब बच्चा प्रॉपरली स्कूल जाने लगता है, तो इसलिए इसे बोलते हैं एलिमेंट्री
स्कूल एज, प्रारंभिक स्कूल अवस्था। फिर इसे बोलते हैं गैंग एज। गैंग एज का मतलब होता है टोली उम्र, यानी कि अब बच्चा समूह बनाता है, अपने मित्र बनाता है और उनके साथ समूह में खेलता है। लेकिन उनके जो मित्र बनाता है या दोस्त बनाता है वो उनके हितों पर निर्भर करता है, यानी कि वो दोस्ती तभी करता है जब तुम मुझे कुछ दोगे, मतलब उसे कुछ लाभ मिलना चाहिए, तुम मुझे कुछ दोगे तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो ये गैंग एज, ठीक है, तो समूह बनाता है बच्चा। फिर ट्रबलसम और क्वेरलसम एज, तो इसमें बच्चा नई नई समस्याएं क्रिएट करता रहता है, वो प्रॉब्लमेटिक एज रहती है, यानी कि इसमें उद्यमी अवस्था कहते हैं, उद्यमी अवस्था या फिर झगड़ालू अवस्था, तो इसमें बच्चा झगड़ा भी करता रहता है, इसलिए इसे ट्रबलसम और क्वेरलसम एज बोलते हैं। और प्री चाइल्ड उसको बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक एज, और उत्तर वाली अवस्था को क्या बोलते हैं, ट्रबलसम या फिर क्वेरलसम एज, ठीक है। फिर सोशलाइजेशन, तो इसमें सोशलाइजेशन बहुत तीव्र गति से होता है, क्योंकि दोस्त बन जाते हैं, बाहर जाने लगता है बच्चा, स्कूल जाने लगता है, तो उसका जो सोशलाइजेशन या फिर सामाजिकरण होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत तीव्र गति से होता है। फिर इसे प्ले एज भी बोलते हैं, अब बच्चा दोस्त बना करके, मित्र बना करके खेलने लगता है, इसलिए इसे बोलते हैं प्ले एज। और जो प्री चाइल्डहुड है उसे बोलते हैं टॉय एज, ठीक है, यानी कि खिलौनों की अवस्था बोलते हैं, और इसे बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड को प्ले एज। फिर सेक्स एंटागोनिज्म, यानी कि इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो उनमें यौन प्रतिरोध, मतलब वो अपने ही, जैसे लड़का है वो लड़की से ही, लड़का है वो लड़का से दोस्ती करेगा, लड़की है लड़की से दोस्ती करेगी, ठीक है, तो इसे यौन प्रतिरोध कहते हैं। फिर अगला है गोल्डन एज, तो इसे गोल्डन एज कहते हैं, सुनहरी अवस्था। इसे गोल्डन एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें नए कौशल और क्षमताओं के विकास होता है। देखिए, जो शैशवावस्था है उसको भी संवेगों का स्वर्णिम काल बोलते हैं, ठीक है, उत्तर वाली अवस्था इसे गोल्डन एज कहते हैं। आगे भी हम किशोरावस्था पढ़ेंगे, उसको भी गोल्डन एज कहते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात को। सीडो मैच्योरिटी, छद्म परिपक्वता, जो उत्तर वाली अवस्था है, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, आपको ये हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल रट लेना है। सीडो मैच्योरिटी का मतलब होता है छद्म परिपक्वता, यानी कि सीडो का मतलब होता है झूठा, मतलब सच नहीं है, जो कैसा है, झूठा है। और मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता, मतलब ऐसी परिपक्वता, बच्चे को लगता है कि वो परिपक्व हो गया है, लेकिन वो मैच्योर नहीं होता, मतलब वो झूठी परिपक्वता होता है, उसे के मतलब उसमें तर्क करने की क्षमता आ जाती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अमूर्त चिंतन की ओर भी अग्रसर होने लगता है, हाँ, ठीक है, और शरीर के अंगों का भी विकास होने लगता है, तो उसे लगता है वो बड़ा हो गया, वो बड़ों की तरह व्यवहार करने लगता है, ठीक है, बड़ों की नकल करने लगता है, इसलिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं, सीडो मैच्योरिटी। लेकिन ये सच में मैच्योर नहीं हुए होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सीडो मैच्योरिटी। नेक्स्ट है एडोलेसेंस, ठीक है, किशोरावस्था, ये कहीं कहीं 12 से 18 तक की अवस्था होती है, कहीं कहीं 13 से 20 अवस्था, ठीक है, 20 वर्ष तक, तो आपको याद रखना है। किशोरावस्था जो होती है वो बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था होती है। ये किसने बोला है, स्टैनले हॉल ने, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, एडोलेसेंस नाम की पुस्तक लिखी है इन्होंने, ठीक है। फिर अगला है किशोरावस्था, वो जो होता है वो जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसने बोला है, E.L. किलपैट्रिक ने। फिर नेक्स्ट, किशोरावस्था शैशवावस्था की ही पुनरावृत्ति है। जैसे शैशवावस्था में इमोशंस कैसे होते हैं, क्षणिक होते हैं, कंट्रोल नहीं रहता, अस्थिर होते हैं, और शरीर का विकास ही रैपिडली होता है, बहुत तीव्र गति से होता है, ठीक है, सभी प्रकार का विकास, चाहे वो सामाजिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो, जैसे शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है, उसी प्रकार से किशोरावस्था में भी तीव्र गति से होता है, इसलिए किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये किसने बोला, रॉस ने। फिर किशोरावस्था है वो बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के मध्य का संक्रांति काल या जंक्स्टर, या फिर बोलते हैं इसे ट्रांजिशन पीरियड है, इसे किसने बोला है, ये कुल्हन ने बोला है। नेक्स्ट, जो एडोलेसेंस है वो 2 भागों में डिवाइड है, पूर्व किशोरावस्था तो 12 से 15 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था 15 से 18 वर्ष, ठीक है, तो इसे तनाव और तूफान की अवस्था बोला जाता है, स्टेट ऑफ टेंशन एंड ड्रीम। फिर हीरो वर्शिप,
इसे नायक पूजा का गुण भी इसमें को बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो किसी एक भी व्यक्ति को अपना आइडल मान करके उसे फॉलो करता है, यानी कि उसी के पद चिन्हों पर चलता है, उसी की नकल करता है, उसी की तरह रहना सीखता है, उसी की तरह काम करना सीखता है। तो इसे हीरो वर्शिप बोलते हैं। जैसे कई बच्चे अपराधी बन जाते हैं, यानी कि वो अपराधियों की नकल करने लगते हैं, उन्हें वैसे ही बनना होता है, तो ये हीरो वर्शिप कहलाएगा। टाइम ऑफ सर्च फॉर आइडेंटिटी, हु एम आई। इस उम्र में जो बच्चे होते हैं वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी पहचान ढूंढते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ठीक है। फिर अपने समूह का सक्रिय सदस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो इस उम्र में जो बच्चे होते हैं वो अपने पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, समूह के सदस्य होते हैं बाल्यावस्था में, लेकिन अपने समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? किशोरावस्था में। फिर नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति भी इस अवस्था में पाई जाती है, मतलब बच्चा अपने आप से ही प्रेम करता है, इसे बोलते हैं नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। फिर आत्मसम्मान की अवस्था, बच्चा चाहता है सब उसका सम्मान करें, मतलब उसे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्रिय होता है, तो ये आत्मसम्मान की अवस्था है। फिर सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण इसी उम्र में होता है। ठीक है। उसे व्यवसाय की भी चिंता, उसे लगता है मैं धन कैसे कमाऊं, तो उसे व्यवसाय की भी वो चिंता इस उम्र में करने लगता है। फिर एब्सेंस ऑफ एडजस्टमेंट, तो समायोजन का इसमें अभाव रहता है। गोल्डन एज, इसे गोल्डन एज की संज्ञा भी दी गई है। एडोलेसेंस, ठीक है, किशोरावस्था, ये 12 से 18 वर्ष की अवस्था है। एडोलेसेंस शब्द लैटिन के एडोलिसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है टू ग्रो मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, याद रहेगा। एडोलेसेंस शब्द कैसे बना है? लैटिन्स के एडोलेसियर से बना है, जिसका अर्थ है टू ग्रो मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ना। देखिए, जो किशोरावस्था होती है उसमें चहुमुखी विकास, मतलब चारों तरफ जितने भी आपके एस्पेक्ट हैं, चाहे फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मोरल, मेंटल, कॉग्निटिव, सभी का विकास होता है। इसलिए इसे बोला ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, चाहे आपका शारीरिक हो, मानसिक, सामाजिक, ठीक है, नैतिक, सभी टाइप का विकास होता है किशोरावस्था में आपकी। फिर अमूर्त चिंतन की अवस्था, जो बाल्यावस्था थी उस अवस्था में आप मूर्त चिंतन करने लगते हैं, और उत्तर बाल्यावस्था के आते आते आप तर्क भी करने लगते हैं। लेकिन किशोरावस्था में अब आप अमूर्त तरीके से सोच सकते हैं, मतलब आपको बिना किसी मतलब ऑब्जेक्ट को दिखाए भी आप उसका अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। फिर इसमें तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग भी आ जाती है। फिर नेक्स्ट है अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन। तो जब उत्तर किशोरावस्था आती है, जो शुरुआत की पूर्व किशोरावस्था होती है, उसमें क्या होता है, बच्चे ज़्यादातर समलिंगी दोस्त बनाते हैं, यानी कि समलिंगी के प्रति आकर्षित होता है, जैसे लड़की लड़की के प्रति, लड़का लड़का के प्रति। लेकिन उत्तर किशोरावस्था के आते आते उनका लड़के का लड़की से और लड़की का लड़के से अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ठीक है। डेवलपमेंट ट्रेट्स, यानी कि इसमें बहुत तीव्र गति से डेवलपमेंट होता है। फिर नेक्स्ट है प्लूरैलिटी ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि जो कल्पना का बाहुल्य होता है, मतलब कल्पनाएं बहुत करता है बच्चा। और दिवा स्वप्न यानी कि डे ड्रीम, दिन में भी सपने देखता है, ख्याली पुलाव बनाता रहता है, तो उसे डे ड्रीमिंग कहते हैं। ठीक है, दिन में सपने देखना। ठीक है। इसके बाद है मनुष्य के जीवन का इसे बसंत काल भी माना है। जितने भी ये पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना एक एक पॉइंट को। ठीक है, इस नोट्स को बनाने बहुत मेहनत लगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने सभी इसमें वीडियो में डाले हुए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, इसको टीनेज भी कहते हैं। ठीक है, टीनेज किसे कहते हैं? एडोलेसेंस को। आप लोगों ने सुना ही होगा कि टीनेजर्स हैं, तो वो एडोलेसेंस यानी किशोरों को बोलते हैं टीनेज। फिर एज ऑफ ब्यूटी, इसे एज ऑफ ब्यूटी भी सुंदरता की अवस्था ही बोला जाता है, क्योंकि इस उम्र में तीव्र शारीरिक विकास होता है और बच्चे पहले से अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं, इसलिए इसे एज ऑफ ब्यूटी कहते हैं। फिर संक्रमण काल की अवस्था, इस यानी कि ट्रांजिशन पीरियड, तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांजिशन पीरियड या फिर संक्रमण काल की अवस्था किसे बोलते हैं, तो किसे लिखना है? किशोरावस्था। तो ठीक है, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये जीवन का सबसे कठिन काल होता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार का डेवलपमेंट बिल्कुल रैपिडली होता है, एकदम होता है, सब कुछ अचानक से हो जाता है। ठीक है, अचानक से बच्चे को समझ ही नहीं आता है कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है,
मतलब क्या करे, वो समझ में नहीं आता उसे, ठीक है। सभी प्रकार के एकदम से विकास होते हैं, वो उसे फ्रीडम चाहिए, उसे रोक टोक पसंद नहीं होती है। इसीलिए बोलते हैं कि जो बच्चे जो सबसे जीवन का कठिन काल कौन सा है, डिफ़िकल्ट, सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड कौन सा है, किशोरावस्था है, ठीक है। ये हो गई आपकी तीनों चारों अवस्थाएं। ये यदि ये ना इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं मैंने सभी इसमें डाले हुए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नीचे बेल आइकन दिया हुआ है उसे प्रेस करें, ताकि आपको इसी प्रकार ऐसे मेरे वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।